गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगला है पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र। पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द में थोड़ी कन्फ्यूजन इसलिए आते हैं कि बड़े सारे सिद्धांतकार भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी इस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो एक बेसिक सी बात है कि और पहले तो जब 2008 के पहले सिलेबस था तो पॉलिटिकल इकोनॉमी को थियोरी में रखा गया था, अभी इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में रख दिया गया। तो जब हम थिंकर थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल आपको दे। जब ये बात पुराने अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ ने लिखा, जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप में हम बात करते हैं आर्थिक प्रणाली की, इकोनॉमी की। और आप जानते हैं जब इकोनॉमी की बात होगी, उत्पादन, वितरण, प्रॉफिट। और हमें तो मूलतः जब हम इकोनॉमी की बात देखना चाहते हैं तो सवाल यह है कि ऊपर पॉलिटिकल क्यों लग गया। पॉलिटिकल से क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि जब एडम स्मिथ से बात पूछी गई, एडम स्मिथ जैसे लोग जो दुनिया में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और जिन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था के बाजारवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाया, एडम स्मिथ जैसे लोगों ने ये बताया कि इकोनॉमी का जो मॉडल है वो सबसे बेहतर है पूंजीवादी, बाजारवादी। जब हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी का मॉडल, तो सबसे बेहतर मॉडल एडम स्मिथ जैसे लोगों ने कहा मार्केट इकोनॉमी। अब सवाल है कि जब इकोनॉमी मार्केट होगी तो राज्य का मामला अपने आप आ जाएगा। बाजारवादी अर्थव्यवस्था का सीधा मतलब है कि बाजार में कोई भी चीज़ बिकेगी उसका एक ही प्रिंसिपल है, राज्य का रेगुलेशन नहीं। बाजार में कोई चीज़ बिकती है तो इसका सीधा सा मतलब है डिमांड ज़्यादा है, बिकेगी। डिमांड कम है तो नहीं बिकेगी, पहला। इसका मतलब इसमें राज्य के हस्तक्षेप के कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब इसीलिए जब इकोनॉमी की बात करेंगे तो स्टेट की बात जरूर आएगी, क्योंकि किसी भी समाज में बिना राज्य के व्यवस्था हो नहीं सकती। बिना राज्य के आप उत्पादन करेंगे तो कोई मशीन ही तोड़ के लेके भाग जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य और इकोनॉमी का कोई ना कोई रिलेशन तो है। इकोनॉमी को बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाए, और इसलिए एडम स्मिथ, माल्थस, इन जैसे लोगों ने, जिसे हम पूंजीवादी के रूप में जानते हैं, एडम स्मिथ है, माल्थस है, इन लोगों ने बताने का प्रयास किया कि इकोनॉमी का मतलब क्या है, पूंजीवादी इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब है बाजारवादी इकोनॉमी। और बाजारवादी इकोनॉमी पूंजीवादी इकोनॉमी को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का विचार दिया, कंपैरेटिव एडवांटेज। ये इन्होंने तुलनात्मक लाभ का विचार दिया, कंपैरेटिव एडवांटेज। इसका मतलब है बाजारवादी व्यवस्था सबके लिए फायदेमंद होती है। बाजारवादी व्यवस्था सबके लिए एडवांटेज करेगी, क्यों? कंपटीशन होगा, क्यों? इफिशियंसी होगी। बाजारवादी अर्थव्यवस्था सबके लिए लाभकारी कैसे होती है? अब मान लो कि तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत क्या है, क्यों बाजारवादी अर्थशास्त्री इसका समर्थन करते हैं? इसका सीधा उत्तर है, आप लोग अपना कुकिंग, झाड़ू पोछा घर का स्वयं करते हो। भाई आप यहाँ रहते हो तो झाड़ू पोछा कुकिंग आपका कौन करता है? आपने किसी को लगा रखा है या अपने इसको स्वयं करते हो? क्या? कौन स्वयं करता है? क्यों? अच्छा, कुकिंग भी स्वयं करते हो? अच्छा, क्यों करते हो कुकिंग? पैसा बचाने के लिए हो। अगर आप कुकिंग पैसा बचाने के लिए करते हैं तो इस सिद्धांत को पढ़ लीजिए। ये सिद्धांत कहता है कि आप गलत रास्ते पर हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। माल्थे जैसे लोग कह रहे हैं कि तुलनात्मक लाभ के विचार को देखिए,
आप यहाँ पढ़ने आए हैं, दाल चावल बनाने आए हैं? पहली बात, कोई अधिकारी भी दाल चावल बनाता तो आप भी बना लीजिए। आए थे घर से पढ़ने और खरीद रहे हो भिंडी। कई बार तो सर परमानंद में क्लास से छूटता हूँ मैं, जब बीर बाजार होता है तो क्लास के बाद आईआर पढ़ के उसके बाद भिंडी तोरी आलू खरीदने में बच्चे जुट जाते हैं, तब आईआर की पढ़ाई चली गई। मेरे बच्चे, अगर आप इसलिए कोई सामान खरीदना चाहते हो, पैसा बचाना चाहते हो, ये खराब सिद्धांत है। आप अगर पढ़ने आए हो तो किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो, एनसीईआरटी पढ़ा दो, आप भी पढ़ लोगे उससे। आपका डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज क्या है? पढ़ना पढ़ाना है या आलू बेचना है? लग कहाँ गए? इसलिए याद रखना, हमारे यहाँ बहुत महान फिलोसफर एरिस्टोटल ने कहा है, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अर्थशास्त्र है क्या? बहुत आम भाषा में कहा जाए, नून तेल लकड़ी का प्रबंध है। यार पढ़ने आए थे और किस चक्कर में फंस गए, तो शादी ब्याह ही कर लेते, यही सब नून तेल लकड़ी जुटाओ। आज से ही काम बंद करो। आप कहोगे सर मेरे पास समय है, तो मैं टाइम पार्क में जाके दौड़ो, बैठो, कोई मूवी देखो, दिमाग थोड़ा रेस्ट करो। बर्तन घिस रहे हो। मेरे बच्चों, तुलनात्मक लाभ का यही सिद्धांत है। अरे आप किसी कुक को हायर कर लो। आप कहोगे कुक को ज़्यादा पैसा खर्च होता है, पर पर्सन कितना लेता है? 800 1000 रुपये कितना लेता है वो? कितना लेता है? एक व्यक्ति का 1800 लेता है वो। तो चलिए एक व्यक्ति का 1500 लेता है, और आज की डेट में दिल्ली में किसी भी बच्चे को आप महीने पढ़ा दीजिए तो 3000 4000 रुपये से कम आपको नहीं मिलेगा महीने। नर्सरी के बच्चे को पढ़ा दीजिए तो इसका मतलब है 1500 उसको दीजिए, 1500 अपने जेब में डाल के पूरी इकोनॉमी चल जाएगी। इस बात को, सीधे सिद्धांत को अपना लीजिए। इसीलिए अगर जो बच्चे कहते हैं दिल्ली में आकर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है। नितिन गडकरी कल करते, फिर आपके पास विचार नहीं है। दिल्ली में आकर किसी के पास पैसा ना हो, विचार नहीं है। यही तुलनात्मक लाभ का विचार कहता है कि जहाँ एक्सपर्टीज आप हो करिए। इसी बात को इकोनॉमिक्स में अपना लीजिए। भारत को सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टीज है तो सॉफ्टवेयर बेचे, चाइना का हार्डवेयर खरीद ले। स्कैंडिनेवियाई देशों का एक्सपर्टीज कहाँ है? शिपिंग में। जापान का एक्सपर्टीज कहाँ है? ऑटोमोबाइल में। तो जो जलेबी बनाने का मास्टर है उसे हर कुछ नहीं बनाने का प्रयास करिए। इसलिए कई बार लोग डूबते हैं, वो हर चीज़ बनाने लगते हैं, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बना पाते। इसलिए अपने एक्सपर्ट क्षेत्र में रहिए, और मानव का स्वभाव है कि एक विशेषज्ञता हासिल कर ले और दूसरी चीज़ों से कुछ ले लीजिए, सबकी इकोनॉमी चल जाएगी। जैसे आपने कुक रखा, कुक का काम चल गया, कुक कहीं पैसा खर्च करेगा, किसी और काम चल जाएगा। आपने किसी को पढ़ा दिया, उसका पढ़ने वाला काम हो गया, पूरी इकोनॉमी चल गई। और आप सोचेंगे कि बर्तन भी हम साफ कर लें, पढ़ भी हम लें, गाड़ी भी हम चला लें, सब कुछ आप चला लो। यही बात नारायण मूर्ति से बार पूछी गई थी कि आपने वाहन चलाने क्यों नहीं सीखा? उन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज का सिद्धांत बता दिया। उनका मैं बहुत प्रयास करके भी अच्छा ड्राइवर नहीं बन सकता था, और अगर मार्केट में अच्छे ड्राइवर अवेलेबल हैं तो उनको मैं हायर क्यों न कर लूँ? मेरा ध्यान वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारा एक्सपर्ट डोमेन है। तो मैं वहाँ से पैसा कमाऊंगा और बाकी किसको दे दूंगा? ड्राइवर को। सबका काम चल गया। यही है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बेसिक फिलॉसफी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बेसिक फिलॉसफी क्या है? मानव स्वभाव कैसा है? अपने हित को पहले देखते हैं, मोहल्ले के हित को। अपने पढ़ने के लिए पास कर रहे हैं, पार्टनर को पास करवाने के लिए पढ़ रहे हैं? अपने ही तो पास कर रहे हैं। ये बात अलग है, कई कई बार हम इस लक्ष्य को भूल जाते हैं, हम दूसरे को ही पास करवाने लग जाते हैं। अच्छी बात है, इतना परोपकारी नहीं होना चाहिए। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानती है पहले अपने पास कर लो, उसके बाद दूसरे को पास करा दो। लेकिन पहले अपने। और सवाल है, अगर हर व्यक्ति अपना भला रखे, समाज का भला तो अपने आप हो जाएगा। व्यक्ति किस, समाज किससे मिलकर बना है? व्यक्ति का भला, जग का भला। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का पहला मतलब है, जो एडम स्मिथ जैसे लोगों ने बताया। इसका सीधा मतलब है, अब अर्थव्यवस्था राज्य बाजार से चलेगी। अर्थव्यवस्था बाजार से चलेगी तो अब सवाल है कि राज्य की भूमिका क्या होगी? इससे पॉलिटिक्स समस्या आ जाएगी। तो राज्य की भूमिका क्या होगी? राज्य न उत्पादन तय करेगा, न नियंत्रण तय करेगा,
न राज्य किसी कंपनी का मालिकाना हक लेगा। राज्य कुछ रेगुलेशन करता रहेगा। जैसे भी आप देखेंगे, रेगुलेशन का मतलब है जैसे एयरलाइंस सारे लोग उड़ा सकते हैं, लेकिन डीजीसीए क्या है, सेफ्टी कैसा है। अब राज्य ध्यान में रखेगा कि सेफ्टी के मानक बना दिया जाए, प्रतिस्पर्धा के मानक बना दिए जाए। इसका मतलब है राज्य का इकोनॉमी में हस्तक्षेप लीस्ट होगा। इसीलिए एडम स्मिथ का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है अदृश्य हाथ का विचार, और ये बात हम कई बार बताते हैं। जहां उदारवाद की बात आएगी फिलोसफी आएगी। इस आईआर के सिलेबस में आप देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लिखा गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सीधा यही बात है। फर्स्ट पेपर में जाओगे फिर वही उदारवाद, एक ही बात बार बार रिपीट होती है। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो चीजें बार बार एक ही रिपीट होने लगती हैं। इसका सीधा मतलब है राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, चौकीदारी वाली, प्रहरी वाली। राज्य को कभी उत्पादन नहीं करना चाहिए, ये लोग मानते हैं। उत्पादन करने वाला राज्य का काम है ही नहीं है। राज्य का मूल काम क्या है, लोक की व्यवस्था बनाए रखना। राज्य का काम एक ही करना, एक काम करना है। राज्य का एक ही बिजनेस है, वो बिजनेस न करे। बिजनेस किसके हाथ में छोड़ दे, निजी लोगों के हाथ में। और राज्य क्या करे, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, इसकी जिम्मेदारी संभाल ले। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का पहला मतलब ये है। और याद रखिएगा, जब ये उदारवादी बाजारवादी इकोनॉमी आई, जब ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब आया, इन्होंने एक अर्थव्यवस्था के आधार को आलोचना किया। जब एडम स्मिथ जैसे लोग आए, माल्थस जैसे लोग आए, इन्होंने एक पहले से चले आ रहे मिथ को तोड़ा। और वो मिथ आज भी कहीं कहीं रह रह के उभर जाता है। जो ट्रम्प कर रहे हैं उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, वाणिज्यवाद। उदारवाद किसके खिलाफ है, मर्केंटलिज्म। उदारवाद मर्केंटलिज्म के खिलाफ है। मर्केंटलिज्म का एक और मिलता जुलता नाम अगर आप जानना चाहें, आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। यदि आर्थिक राष्ट्रवाद के मायने तो कई तरीके से हम देख सकते हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद, आपने देखा होगा इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, भाई बेसिक सी बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार प्रशुल्क बढ़ाए जा रहे हैं। हर देशों के आयात खिलाफ लगातार प्रशुल्क लगातार बढ़ा रहे हैं। तो वो प्रशुल्क बढ़ा क्यों रहे हैं, ऐसा क्या समस्या है कि ट्रंप लगातार प्रशुल्क बढ़ाए जा रहे हैं। सीधी सी बात है, प्रशुल्क बढ़ाने का मूल पर्पज क्या है, अपने वस्तुओं का संरक्षण करना, अपने बाजार को बचाना। अपनी वस्तु का संरक्षण कहां से करना चाहते हैं, आयातित वस्तुओं से। अब आयातित वस्तुओं से संरक्षण क्यों करना चाहते हैं, आयातित वस्तुएं सस्ती हैं। आयातित वस्तु क्या है, सस्ती है। इसलिए ट्रम्प चाहते हैं कि हम प्रशुल्क बड़ी बड़ी मात्रा लगाकर हम उनकी कीमत बढ़ा देंगे, जिससे अमेरिकी बाजार में महंगा हो जाए। उनका तर्क है कि अमेरिका के सामान के लिए तो लोग बहुत ने प्रशुल्क लगा रखा है। हार्ले डेविडसन पर इंडिया ने 100% टैरिफ लगा रखा था। वो तो बिल्कुल ट्रम्प एकदम से विरोध में आ गया। ट्रम्प ने कहा ये कौन सी बात है। अच्छा ये बात तो सच है, अमेरिका कैसा देश है, बाजारवादी है, पूंजीवादी है। अमेरिका जैसे देश में प्रशुल्क मिनिमम ही होता है, बाकी सब देश बहुत प्रशुल्क लगा के रखते हैं। अमेरिका का तर्क यह है कि देखिए अमेरिका के नजरिए से बात देखी जाए, ये सही भी हो सकती है, गलत हो सकती है, तमाम दृष्टिकोण हो सकते हैं। लोग कहते हैं नहीं अमेरिका की जो ये टैरिफ लगा रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका में अगर ये सोचा जाए कि हर चीज़ अमेरिका में बने तो उसकी कॉस्ट बहुत महंगी हो जाएगी। फोर्ड अमेरिका में बने तो सस्ती होगी, भारत में बने तो सस्ती होगी, श्रम सस्ता है हमारे यहाँ। लेकिन ट्रम्प का कहना है कि हम अपने बाजारों को बचाएंगे। जैसे हमारे देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर प्रहरी तैनात होते हैं, सीमा पर प्रहरी या सैनिकों का मूल काम क्या है, सीमा की सुरक्षा। तो जैसे प्रहरी सीमा की सुरक्षा करते हैं, वैसे आर्थिक सुरक्षा कौन करता है, प्रशुल्क। प्रशुल्कों के माध्यम से हम किसी भी राष्ट्र के आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं, आर्थिक हितों की सुरक्षा करते हैं। इसी को कहा जाता है। तो ट्रंप क्या अपना रहे हैं, आर्थिक राष्ट्रवाद। आम भाषा में कहें यूएस फर्स्ट, अमेरिका पहले आएगा, अमेरिका के हितों की रक्षा पहले होगी।
इसी बात को हमने आर्थिक राष्ट्रवाद के एग्जाम्पल से देखा। आर्थिक राष्ट्रवाद का सिंपल मतलब है कि राज्य को निर्यात बढ़ाना चाहिए और आयात कम करना चाहिए। आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब है, याद रखिएगा, राज्य का इकोनॉमी में इंटरफेरेंस होना चाहिए, लेकिन उत्पादन के लिए नहीं। राज्य फैक्ट्री पर नियंत्रण नहीं करेगा, राज्य उत्पादन नहीं करेगा, राज्य कोई चीज वितरण नहीं करेगा। राज्य का सीधा काम क्या है? वह आयात को घटाएगा, निर्यात को बढ़ाएगा। और वाणिज्यवादियों का विरोध किसने किया? उदारवादियों ने। ये भी पॉलिटिकल इकोनॉमी है। इसका मतलब अब आप देखिएगा, इसीलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी के मतलब थोड़े बदल जाते हैं। एक तो राजनीतिक अर्थशास्त्र कह रहा है कि राज्य का अर्थव्यवस्था में सकारात्मक हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन हस्तक्षेप का मतलब है ऐसा नहीं जैसा समाजवादी मानते हैं। देखिए, वाणिज्यवाद को समाजवाद समझने की गलती मत करिए। समाजवादी कहते हैं कि इकोनॉमी पर, उत्पादन पर किसका नियंत्रण होगा? राज्य का। सामान कौन वितरण करेगा? राज्य। कीमत कौन तय करेगा? राज्य। और स्वाभाविक रूप में राज्य जब उत्पादन करेगा तो फायदे के लिए करेगा या कल्याण के लिए करेगा? ये समाजवादी है। और वाणिज्यवादियों का उत्पादन से मतलब नहीं है। इनका फैक्ट्री पर, कल कारखाने पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। इनका मूल मुद्दा कहाँ है? इनका मूल मुद्दा है किस तरीके से हम आयात को कम करें और निर्यात को बढ़ाएं। आयात कम करें, निर्यात बढ़ाएं, यही इनका मूल फोकस है। इसी बात को किस रूप में माना गया? वाणिज्यवाद। लेकिन आप जानते हैं उदारवादियों ने वाणिज्यवादियों की आलोचना क्यों कर दी? अगर चाइना ज़्यादा प्रशुल्क लगाएगा तो अमेरिका भी लगाएगा, अमेरिका लगाएगा तो इंडिया भी लगाएगा, इंडिया लगाएगा तो सारे देश लगाएंगे। अंतिम परिणाम ये होगा किसी का व्यापार किसी के साथ नहीं होगा। याद रखिएगा, इसे कहते हैं संरक्षणवाद। वाणिज्यवाद का दूसरा नाम क्या है? एक ही शब्द है। आर्थिक राष्ट्रवाद कहिए, संरक्षणवाद कहिए, प्रोटेक्शनिज्म कहिए, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, सब बातें एक तरफ जाती हैं। तो भाई सीधी सी बात है, आप सोचेंगे कि हम जलेबी बनाएं और हमारी जलेबी सब लोग ले लें, लेकिन मैं किसी का समोसा न खरीदूं, ऐसा हो सकता है? और हम ये बात भूल जाते हैं। इसलिए आप याद रखिए, अगर चाइना से हम व्यापार घाटे में तो हमें बड़ी समस्या आती है। हम संरक्षणवाद क्यों अपनाते हैं, आर्थिक राष्ट्रवाद क्यों अपनाते हैं? क्योंकि हमारा तर्क है चीन हमारे बाजार पे कब्जा किए जा रहा है, राज्य को प्रशुल्क बढ़ाना चाहिए, चीनी वस्तु को हतोत्साहित करिए। यही तर्क अगर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान देने लगे तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ व्यापार में हम फायदे में हैं, अमेरिका के साथ व्यापार में हम फायदे में हैं, चीन के साथ व्यापार में हम घाटे में हैं। यही दुनिया का तरीका है, कहीं पर हम व्यापार फायदे में होते हैं, कहीं व्यापार घाटे में होते हैं। इसी वाणिज्यवादी सिद्धांत, याद रखिएगा, अतीत आपको बता दें, उदारवाद इतना लोकप्रिय हुआ क्यों था? बाजारवाद को लोगों ने इतना लोकप्रिय क्यों मान लिया? क्योंकि वाणिज्यवाद के कारण 1930 में आर्थिक मंदी यूरोप में आई थी। एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक मंदी यूरोप में आने का क्या था? सब लोग संरक्षणवादी नीति अपना रहे थे, सब सोच रहे थे हमारे बाजार में कोई ना आए। ऐसा संभव है कि सबके यहाँ जाए जाए कि आप चाय पियेंगे, लेकिन अपने यहाँ किसी को चाय नहीं पिलाएंगे? भाई आप छूट देंगे तभी छूट मिलेगी। इसलिए बाजारवादी कहते हैं कि देखिए, अगर आप अपने बाजार को बंद कर देंगे उसका बड़ा नुकसान होता है। अगर आप सोचेंगे आयात ना आए तो आप बेकार बेकार चीज ही अपने यहाँ बनाओगे। भाई आप सोच रहे हो कि बाहर से हम चीजें न लाएं, सब चीज अपने अंदर उत्पादन करें, तो सब चीज में आपकी मास्टरी है नहीं। उस चक्कर में क्या करोगे? घटिया चीज आप बनाओगे, कंपटीशन नहीं रह पाएगा। और उससे अच्छा है कि बढ़िया चीज बाहर से मंगाओ, और जब तक इफिशियंसी आपको बनाने में न हो जाए तब तक उस क्षेत्र में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है। ये बाजारवाद कहता है। लेकिन संयोग की बात है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का अब आप देखेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी के वाणिज्यवाद में राज्य की भूमिका थोड़ी बढ़ गई। पॉलिटिकल इकोनॉमी में, इसीलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी मूलतः है क्या? इकोनॉमी ही है। भाई एडम स्मिथ अर्थशास्त्री थे। पॉलिटिकल इकोनॉमी इकोनॉमी ही है, लेकिन इकोनॉमी कैसा? बाजारवादी या वाणिज्यवादी? यह मतभेद आ गया। इसलिए जब एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के विद्वान है चिलकोटे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में
जब चिलकोटे ने अपनी किताब लिखी तो इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी को इसी तरीके से माना कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब क्या है, पूंजीवाद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब क्या है, वाणिज्यवाद। इस क्रम में पॉलिटिकल इकोनॉमी को स्वीकार किया, लेकिन अभी अगली क्रांति आनी तो बाकी है। अभी तो यानी क्रमिक रूप में देखा जाए, पहले वाणिज्यवाद आया, पहले बाजारवाद आया। वाणिज्यवाद आया, उसके बाद क्या आया, बाजारवाद आया। लेकिन उसके बाद नाना पाटेकर आया, उसका नाम क्या है, मार्क्स ने आकर पॉलिटिकल इकोनॉमी के मतलब ही चेंज कर दिए। अब देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब बदलते कैसे जा रहे हैं। इसे हर चीज पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और कुल मिला के पॉलिटिकल इकोनॉमी में पॉलिटिकल यहाँ कम है, इकोनॉमी ज़्यादा है। क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी का मार्क्स ने क्या मतलब रखा, मार्क्स ने कहा अर्थशास्त्र ही सब कुछ का निर्धारण करता है, राजनीति, समाज, धर्म। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी में मार्क्स क्या मानता था, अर्थव्यवस्था की भूमिका केंद्र में है, निर्णायक है। तभी राज्य सरकार जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्धारण किसके द्वारा होता है। मार्क्स की पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसी है, इस बात को ऐसे समझ आप लीजिए। मार्क्स की पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है। यहाँ पे रहने के लिए आपके जीवन में सबसे प्राथमिक फैक्टर क्या है, दिल्ली में आपके सर्वाइवल के लिए ऐसी क्या चीज है जो आपसे छीन ली जाए तो आपका जीवन कठिन हो जाएगा, एटीएम। मार्क्स ने यही कहा, एटीएम के बाद, एटीएम है तो ठीक है, लड्डू खरीद के भगवान के पास चले जाएंगे। एटीएम है तो मकान मालिक भी रखेगा ही रखेगा। एटीएम है तो कोचिंग में भी आ पाएंगे। एटीएम है तो घूमने जा पाएंगे। एटीएम है दोस्त मिल जाएंगे। एक ही चीज सबके सेंटर में है, उसका नाम क्या है, एटीएम। मार्क्स ने यही तो कहा था, इकोनॉमी सेंटर में है, बाकी सब कुछ इसके पीछे आती है। यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी में मार्क्स ने इकोनॉमी को सेंटर बना दिया। तो आप कहेंगे सर एडम स्मिथ ने भी इकोनॉमी को सेंटर बनाया था। हाँ सच बात है, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी का अभी तक हम मतलब क्या समझ रहे हैं, इकोनॉमी। लेकिन मार्क्स की पॉलिटिकल इकोनॉमी अलग कैसे है, उसने इकोनॉमी को सेंटर बना दिया। उसने कहा सब कुछ किससे निर्धारित होती है, इकोनॉमी से। यदि अगर हम विस्तार से मार्क्स की बात कभी हम देखेंगे, लोग कहते हैं नहीं भाई मार्क्स की सतही व्याख्या है, मार्क्स ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि सब कुछ इकोनॉमी करती है। यानी अब अगर आप कहेंगे सब कुछ इकोनॉमी करती है तो यहाँ लोग बड़ी कंटेस्ट, मार्क्स की बड़ी व्याख्या है, आगे चल के हम बता देंगे। लेकिन एक सामान्य भाषा में कहें, सुबह सुबह एक अच्छा मैसेज आपको मिल जाए, गुड मॉर्निंग, उसने पैसा दिया या विचार दिया। आप सुबह सुबह एकदम से पता चला कि अगर किसी अच्छे प्रिय व्यक्ति का मैसेज आ गया, क्लास आने की चाल बदल गई। एटीएम जेब में नहीं है। और याद रखो मेरे बच्चों, ये युवा मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको एटीएम जोश दे रहा है या कुछ और जोश दे रहा है, क्या आपको जोश क्या दे रहा है, एटीएम दे रहा है, कुछ और दे रहा है ना, एटीएम नहीं दे रहा है। मार्क्स की बात मानोगे तो केवल अब देखो, हमने जब मार्क्स पढ़ा तो हम रोमांटिक हो गए, हमें लगा सब कुछ एटीएम, सब कुछ एटीएम। कुछ लोग कहते हैं ये मार्क्स की सही व्याख्या नहीं है, मार्क्स ने भी ऐसा नहीं माना, वो हम कहीं पे चर्चा करेंगे। लेकिन हकीकत की बात यह है, हकीकत की बात यह है, कई बार एटीएम में घाटे में जाकर हम किसी को चाय पिलाए जा रहे हैं। एटीएम फैक्टर है, कुछ और फैक्टर है। और आपको क्या इंस्पायर कर रहा है, एक लक्ष्य, एक मोटिवेशन, हमें यहाँ आगे बढ़ना है। और एटीएम खराब है तो भी आप मुस्कुराए जा रहे हो, तो भी आप किसी में चिंता में नहीं हो। कई 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 बच्चे को शरीर ऐसा पतला दुबला, हवा चल जाए उड़ जाएंगे वो, फिर भी जोश उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे बहुत चिंता होती है भाई, आधी उधी उनको मैं पकड़ के रखूं, 2-4 किलो रखा करो वेट वगैरह। लेकिन मेरे बच्चे इंस्पायर किससे हो रहे हैं, अब बताओ, यहाँ मार्क्स फेल हो जाता है। अगर मार्क्स रहेगा सब कुछ एटीएम से निर्धारित होता है तो ना। और कई बार ऐसा होता है, आपका भाई एटीएम खूब भरा हो और किसी को मैसेज करिए और सुबह सुबह बहुत खराब मैसेज आ जाए, और आपके घर से ऐसा कोई फोन आ जाए, बहुत डांट उठ दे, क्या कर रहे हो दिल्ली में बैठकर, ये कर दे वो कर दे, मन कैसा हो जाएगा। किसी दोस्त का सुबह सुबह मैसेज आ गया, कट्टा, एटीएम भरा पड़ा हुआ है,
मन मुरझा जाएगा कि रहेगा? कई बच्चों क्लास में मन लग नहीं रहा है, पता नहीं उनका मन कहाँ है। मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी, मैंने कभी उनको अलग से बुला के पूछूंगा, इतने उदास क्यों बैठते हो मेरे भाई? सुबह सुबह क्या छीना गया है तुम्हारा? जवानी में क्यों इतने उदास हो? मेरे मेरे रडार में सारे बच्चे रहते हैं। बताओ, अरे बुढ़ापे में तो उदास ही होना है यार। तो जब जवानी में बच्चे उदास होते तब मुझे चिंता हो जाती है, यार कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है क्या? दबाव में तो नहीं है? इसलिए एटीएम पहली बार मैंने देखा, आजकल लोगों को मनोवैज्ञानिक समस्या हो रही है एटीएम से या किसी और कारण से। इसका मतलब है मार्क्स की मान्यता पर बड़ा डिबेट हो सकता है, लेकिन मार्क्स ने कह दिया कि इकोनॉमी डिटरमाइन करती है, लेकिन मार्क्स एक आरंभिक व्याख्या है। डिबेट में तो हम देखते हैं, सबसे बड़ी बात यही नहीं मार्क्स ने कहा। मार्क्स ने कहा इकोनॉमी प्राइमरी है, लेकिन सबसे बेकार की इकोनॉमी का नाम क्या है? अब आप देखिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी का एडम स्मिथ का तरीका, माल्थस का तरीका, और पॉलिटिकल इकोनॉमी के मार्क्स का तरीका चेंज हो गया। क्योंकि मार्क्स ने कहा पूंजीवाद, जब इन लोगों से पूछा गया पूंजीवाद कैसा है, उनका तार्किक, व्यवस्थित, सबके लिए अच्छा। मार्क्स से पूछा गया पूंजीवाद कैसा है, उनका शोषणकारी, विषमता मूलक, बेकार का सिस्टम। लेकिन जब मार्क्स से पूछा गया ठीक है भाई ये बताओ पूंजीवाद को ध्वंस तो कर देंगे, विकल्प आपके पास है? तो उनका विकल्प की चिंता मत करो, पहले पूंजीवाद तोड़ो तब तो मैं बताऊंगा विकल्प। उसने विकल्प बताया, तो विकल्प तो बताया, तो विकल्प समाजवादी बताया कि राज्य नियंत्रित इकोनॉमी होनी चाहिए। और लास्ट में उसने कह दिया था कि राज्य भी नहीं होगा, लेकिन मान लो कि राज्य ना हो, सरकार ना हो, ये बात तो ठीक है, लेकिन कम से कम अगर साम्यवाद, भाई राज्य ना हो सरकार ना हो ये तो आदर्श की बात है, लेकिन अगर मार्क्स के पॉलिटिकल इकोनॉमी का मॉडल आप देखेंगे तो कुछ कुछ चाइना में दिखेगा आपको। आज भी आप देखेंगे, जब राज्य का नियंत्रण सच में देखे, मार्क्स इतना मानववादी विचारक था। देखिए सच माने में पूंजीवाद भले ही कोई तार्किक कह दे, सही में देखिए पूंजीवाद की अच्छाइयत कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई विचारधारा परफेक्ट है, सब में खामियां है, लेकिन पूंजीवाद सच में समस्या पैदा करती है, पूंजी का संकेंद्रण करती है, आर्थिक विषमता पैदा कर रही है। पूंजीवाद ऐसे सामानों को बेचने को प्राथमिकता देती है जिसमें प्रॉफिट है, समाज की भलाई नहीं है। और समाजवादी अगर इकोनॉमी होगी तो याद रखिए, अगर राज्य का इकोनॉमी पर नियंत्रण हो जाए तो बाजार से आधी चीजों की जरूरत ही नहीं है, सब हटा दी जाएगी। इसे मार्क्स ने कहा पूंजीवादी इकोनॉमी वाकई शोषणकारी होती है, और उसने बड़ा मार्मिक विश्लेषण पूंजीवाद पे किया है, जो हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। तो उसने तो यह तक कहा है पूंजीवादी व्यवस्था की समस्या यही नहीं कि समाज में गरीबी पैदा करती है, विषमता पैदा करती है, मानव पर तनाव ला देती है। मानव बड़ा ही अकेला पड़ जाता है, अलग थलग पड़ जाता है। मेरे बच्चे देखो, मेरे बच्चे कितने उत्साह से बैठे हुए हैं, कितने स्मार्ट है, कितने जोश में है, इसके बावजूद इनका समाज ने अवमूल्यन कर रखा है। एकमात्र इस कारण है कि इनके पास पूंजी नहीं है। कितनी बेइज्जती झेलते हो मेरे बच्चों, ये समझ तो क्यों का है? इसे मैंने कभी सॉन्ग सुना, निकम्मा किया इस दिल ने। निकम्मा दिल ने किया है, पूंजीवाद ने किया? बताओ, मानव की पहचान पैसे से होगी? यही तो समस्या। हम किसी के यहाँ जाते हैं, वो पूछता है गिफ्ट लाए कि नहीं लाए। जो शादी में गिफ्ट नहीं लाता उसको फोटो भी नहीं खिंचाते, उधर चलो। अरे ये बताओ, शादी में अपना दिल लेकर गया, मैं खुद पहुंच गया, ये कम बात है क्या? लेकिन मेरे बच्चों, पूंजीवाद दिल बार बार तोड़ता है, इसलिए थोड़ा दिल मजबूत करके रखना। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के तीन मॉडल आ गए। आपके लिए ज्यादा अच्छा मॉडल कौन सा दिख रहा है? मार्क्सवाद का। मार्क्सवाद की पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है? पूंजीवाद का खात्मा। मार्क्स कह रहा है पूंजीवाद में, यद्यपि यहाँ पे मार्क्स के विचार में थोड़े विवाद है, कि पूंजीवाद का खात्मा किया जाए, पूंजीवाद को कंट्रोल कर दिया जाए। क्योंकि समस्या तो यह है कि पूंजीवाद का खात्मा आज तक नहीं हो पाया। ये विवाद लगातार चलता रहता है, लेकिन हमें तो पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ना है, केवल मार्क्सवाद नहीं। इससे अब देखो, हर चीज से हम कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा उठा लेते हैं। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी में हमें ये नहीं कि पूरे मार्क्स पे ही आगे बढ़ जाएं, हमें तो पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखना है। दो लाइन यहाँ सबने ले लिया। इस वजह से ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के तीन मॉडल आ गए।
अब पॉलिटिकल इकोनॉमी का सीधा मतलब क्या होता है? यानी कुछ भी जो अर्थव्यवस्था नियंत्रित करे वो क्या है? पॉलिटिकल इकोनॉमी। जहां पे इकोनॉमी का सेंटर आ जाए वो क्या है? पॉलिटिकल इकोनॉमी। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ना है या तुलनात्मक राजनीति पढ़ना है? इसलिए अगर तुलनात्मक राजनीति में पढ़ना है तब हमारे देखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। अब हम कैसे इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यूज करने का प्रयास करें? राजनीतिक अर्थशास्त्र के मतलब यही है। कुल मिलाकर समाज में आर्थिक गतिविधि कैसे चल रही है, आर्थिक गतिविधि चल रही है तो राज्य का कितना कंट्रोल होना चाहिए। अब आप देखिएगा, अब आपको समझ में आया कि मार्क्सवादियों वणिकवादियों में क्या अंतर है। मार्क्सवादी कह रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बेकार है, यानी इकोनॉमी पर किसका कंट्रोल होना चाहिए? राज्य का। और मार्क्सवादी सिस्टम में क्या होगा, जैसे चाइना में है, राज्य उत्पादन करेगा, वितरण करेगा, ये सब मार्क्सवादी सिस्टम में होगा, और वणिकवाद में नहीं होगा। वणिकवाद में राज्य क्या करेगा? प्रशुल्क को बढ़ाएगा, प्रशुल्क को नीचे करेगा, निर्यात को बढ़ाएगा, आयात को पीछे करेगा। ये सिस्टम किसका है? वणिकवाद का। मार्क्सवाद का सिस्टम क्या है? पूंजीवाद का खात्मा, राज्य नियंत्रित इकोनॉमी। वैसे आदर्श में तो कहा था कि राज्य को मैं हटा दूंगा, अब वो तो व्यवस्था आ नहीं पाई, इसलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी के हमें तीन मतलब मिल गए। पॉलिटिकल इकोनॉमी के हमें तीन मतलब मिल गए। इस वजह से थोड़ा सा इस विषय में कई बार कंफ्यूजन होता है लिखने में कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के मतलब क्या है। अब अगर ये तीन मतलब मिल गए पॉलिटिकल इकोनॉमी के तो आप याद रखिएगा, अब ऐसा हुआ कि मार्क्सवाद का प्रभाव ऐसा था कि उदारवादियों ने भी थोड़ा अपने आप में चेंज किया, उदारवादी भी वेलफेयर स्टेट में आ गए। उसके बाद तो उदारवादियों में जद्दोजहद लगातार चल रही है, क्योंकि उदारवादी कई बार ये बात कहते हैं कि राज्य को हम, राज्य इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, कई बार कह देते हैं ना बाजार ही कंट्रोल करेगा। तो ये उदारवाद में डिबेट लगातार चलता रहता है। लेकिन एक आरंभिक रूप में हमारे पास पॉलिटिकल इकोनॉमी के तीन मॉडल मिल गए जहां से आप बात शुरू कर सकते हैं। अब अगली बात कि अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी के तीन मॉडल हैं तो इसको हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कैसे देखें? यही तो मामला है। अब जरा देखें हम तुलनात्मक राजनीति में कैसे देखें, यहाँ तो कोई असुविधा तो आपको नहीं है। भाई पॉलिटिकल इकोनॉमी के बाजारवादी मॉडल के खिलाफ कौन है? मार्क्सवादी मॉडल। वणिकवादी मार्क्सवादी में अपने आप अंतर है, क्योंकि याद रखिएगा वणिकवाद ये नहीं कहता कि व्यक्ति का, अगर वणिकवाद को इस बात समस्या नहीं है कि पूंजी पर नियंत्रण व्यक्ति का है राज्य का है, इस बात से वणिकवाद को समस्या नहीं है। मर्केंटलिस्ट ये नहीं कह रहा है कि पूंजी पर नियंत्रण एक व्यक्ति का है, दो व्यक्ति का है। और मार्क्सवाद कह रहा है ना ना पूंजी पर नियंत्रण राज्य का होना चाहिए। और आप जानते हो जब राज्य का पूंजी पर नियंत्रण होगा तो सभी के लिए शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिल पाएंगे, वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़ेगी। नहीं तो पूंजीवाद का प्रभाव होता है तो आप देख लो शिक्षा स्वास्थ्य हर जगह पूंजीवाद का प्रभाव है। लेकिन अब जरा इसी को तुलनात्मक राजनीति में देखें, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में देखें। अब ये राजनीतिक अर्थशास्त्र कैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमें दिखाई देगा? ये पॉलिटिकल इकोनॉमी हमें कैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दिखाई देगी? तो अब आप जानते हो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सैद्धांतिक तौर पर इसकी शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई। याद रखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स विषय वस्तु के रूप में उतना पुराना जितना पुराना अरस्तू का विचार। मैं अगर तुलना की बात है तो पॉलिटिकल सिस्टम के बीच तुलना करने का पहला प्रयोग किसने किया था? अरस्तू ने। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कोई नई विधा नहीं है। अरस्तू, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू अलग अलग तरीके से ये तुलना करते रहे। अरस्तू का विचार थिंकर में तो हम पढ़ते ही हैं। तो इन सब लोगों ने कोई नई बात नहीं थी, लेकिन एक अनुशासन के रूप में किसी चीज को विषय के रूप में पढ़ना पढ़ाना और किसी चीज का पहले से परोक्ष रूप में चले आना, दोनों में अंतर है। तो यूनिवर्सिटीज में विषय के रूप में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाया जाने लगा 1945 के बाद से। 1945 के बाद से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्रभाव बढ़ने लगा। इसका मतलब है आप कहेंगे सर ये बताओ सरकार के बीच तो कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन ये इकोनॉमी के बीच कैसे कंपैरिजन होगा? तो इसका सीधा तरीका है 45 के बाद आप याद रखिएगा दुनिया में क्या चल रहा था? शीत युद्ध। ये हमें आईआर में पढ़ना है। 45 के बाद एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ।
और यही आईआर में इतनी बार हम पढ़ेंगे कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। अमेरिका सोवियत संघ, ये 45 साल तक ये संघर्ष चलता रहा। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संघर्ष शक्ति का था या विचारधारा का भी था? पावर का संघर्ष था, विचारधारा का संघर्ष था। क्योंकि अमेरिका किस इकोनॉमिक मॉडल को लेकर आगे बढ़ रहा था? सोवियत संघ किस पॉलिटिकल इकोनॉमी को आगे लेकर बढ़ रहा था? समाजवादी। अगर अगर अच्छा आपके मन में हो समाजवादी साम्यवादी में क्या अंतर है, आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। अब हर चीज का उत्तर एक ही जगह देना पर्याप्त नहीं है। तो ये दोनों मॉडल अलग अलग थे, पूंजीवाद बनाम समाजवाद। और याद रखिएगा, कोल्ड वॉर में अमेरिका चाहता था पूंजीवाद का विस्तार हो जाए, सोवियत संघ चाहता था किसका विस्तार हो जाए? समाजवाद का। अब सवाल ये था कि अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ये सब पूंजीवादी मॉडल के साथ थे। सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप, ये सब किसके साथ थे? समाजवादी मॉडल के साथ थे। ये चाहते थे इनका विचार बढ़े। तो जो देश उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जो उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे, इन पर इन सबकी नज़र थी। तो अमेरिका ये बताने का प्रयास करता था कि भाई दुनिया में पूंजीवादी मॉडल सबसे अच्छा है। लेकिन मार्क्सवादी क्या बताने का प्रयास करते थे? पूंजीवादी मॉडल का मतलब शोषण, विषमता। मार्क्सवादियों से पूछा गया, जब मार्क्सवादी प्रभावकारी हुए तो मार्क्सवादियों ने विकासशील देशों को समझा दिया कि पता है तुम्हें, तुम्हारा अभी तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी शोषण क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ भाई हमें पता है कि अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने। क्या उन्होंने कहा ना ना, अभी तुम सही कारण नहीं समझ पाए, एक व्यवस्था ने तुम्हारा शोषण किया। तो विकासशील देशों ने कहा भाई ये कौन सी व्यवस्था है? उनका अरे इस व्यवस्था का नाम क्या है? उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद। और ये सगा भाई किसका है? पूंजीवाद का। इसे आप याद रखिए। मार्क्सवादी क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे से पूंजीवाद में उत्पादन बढ़ा। भाई पूंजीवाद सीधा अगर मार्क्सवादियों के हिसाब से देखेंगे, उपनिवेशवाद किसका भाई है? कॉलोनियलिज्म किसका भाई है? साम्राज्यवाद किसका भाई है? पूंजीवाद का। और क्यों हुआ? जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा पूंजीवादी देशों में, अब आप जानते हैं पूंजीवादी उत्पादन फायदे के लिए करते हैं, अपना प्रॉफिट हो जाए। अब फायदे के लिए करेंगे तो इंग्लैंड में उत्पादन हो रहा था, फ्रांस में उत्पादन हो रहा था। अब इनके पास उतनी जनसंख्या थी नहीं, सारे सामान का कंजम्पशन वहीं हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे इन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाहर के बाजारों की आवश्यकता पड़ी। और बाहर के बाजारों को कंट्रोल करते करते उनके पॉलिटिकल सिस्टम को भी कंट्रोल कर लिया। यही तो है उपनिवेशवाद। यानी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लाई, पहले आए थे चाय पिलाने, व्यापार करने, बाजार करने। धीरे धीरे चाय पिलाते पिलाते सब कुछ ले लिया। पता चला हम तो यूं ही लूट गए। हमें किसने लूटा? हमें तो लूट लिया इन उपनिवेशवादियों ने। लूटा कि नहीं लूटा मेरे बच्चों? यही इसलिए मार्क्सवाद ने कहा, अब विकासशील देशों ने कहा हाँ भाई तुमने सही बताया, तुमने सही बताया, शोषणकारी। सोवियत संघ ने सारे विकासशील देशों को समझा दिया ये शोषणकारी, ये साम्राज्यवादी, ये पूंजीवादी, ये केवल सबका बेड़ा गर्क करते हैं। और हम समाजवादी, हम समानता की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, बंधुत्व की बात करेंगे। अमेरिका को इसका जवाब देना था। अमेरिका ने कहा अरे बेकार की बात समाजवादी कह रहे हैं, हमारा मॉडल सबसे अच्छा है। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसी संघर्ष में सबसे पहले जो मॉडल आया था पॉलिटिकल इकोनॉमी का, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, उनका नाम क्या है? रोस्टो। और उन्होंने किताब भी लिखी, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टाइटल था नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? मार्क्स ने। और याद रखिएगा, मार्क्स ने कैसे इतिहास की व्याख्या की थी और रोस्टो ने कैसे इतिहास की व्याख्या की। और रोस्टो से पूछा गया मार्क्स बाब, क्योंकि मार्क्स ने बता दिया था आने वाले समय में पूंजीवाद का विध्वंस होगा। यानी मार्क्स ने कह दिया था आने वाले समय में मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। अब इसी बात पे दुनिया लग गई, पूंजीवाद को तोड़ेंगे, पूंजीवाद का विध्वंस करेंगे। तो आपको पता है मार्क्स ने कैसे व्यवस्था बताई थी?
तो मार्क्स ने ये कहा था कि देखो भाई, यही तो कंपैरेटिव है मामला। जब हम विकासशील देशों के बीच, विकसित देशों के बीच, एशिया के बीच, अफ्रीका के बीच कंपैरिजन करेंगे तो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी में मेजर पार्ट यहाँ जाता है। मार्क्स से पूछा गया था भाई ये बताओ विकास कैसे होता है। मार्क्स ने कहा देखो भाई, पहले एक जमाना था जब हम फ्री थे, यद्यपि ये बात सही था, हमारे पास कपड़ा उपड़ा पहनने को नहीं था, हम ऐसे घूमते थे, कपड़ा नहीं था, मोबाइल नहीं था, यानी आदिम समाज था। शहर नहीं था, अच्छे अच्छे टी शर्ट नहीं थे, उस टी शर्ट पे बीइंग ह्यूमन नहीं लिखा था। बच्चों के पास ऐसे क्रीम नहीं थी, लेकिन जो था वो सबका था क्या? मुर्गी, भेड़, ये सबका था। सब लोग मिलके जीते थे, त्योहार की तरह जीते थे। यानी आज भी आप देखेंगे जनजातीय समाजों में जीवन कैसा सामूहिक रूप में उत्सव जैसा होता है। उनके पास संसाधन ज्यादा नहीं है, लेकिन वो संसाधन सबके हैं। इसलिए आप देखोगे मानव सामाजिक प्राणी है। इसलिए इस साम्यवाद की अवस्था थी, आर्थिक समानता की अवस्था थी, जहाँ लोग खूब मजा करते थे, साथ साथ हंटिंग करते थे, साथ में खाते थे। आप कभी पार्टी में जाते हो, साथ में खाने में मजा आता है, वही सारा खाना घर में ला के खाओ, यकीन मानो ना तो खा पाओगे ना मजा आएगा। शादी वगैरह में जाने में मजा क्यों आता? पहला, मुफ्त में मिलता है। अरे भाई, खाना खिलाने का मानव के पास कोई पैसा होना चाहिए। और दूसरा, सबके साथ खाते हो, कोई नहीं खा रहे तो भी कहेगा अरे यार दो ठो और लो, दो पूड़ी और लो। उसका कहो हाँ हाँ सर दे दो, दो दो ठो और दे दो। अगर कोई दो चार पैक पी रहा है तो दो चार पैक और पी लो, मतलब कोल्ड ड्रिंक का। ऐसी साम्यवादी अवस्था। इसलिए हॉस्टल में रहने पर ज्यादा खुश होते हो या उसके बाद? पूंजीवाद याद रखो, पूंजीवाद खुश होने का माध्यम नहीं है। अब रतन टाटा ने कहा था मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। मैंने कहा टाटा साहब मुझे सुन के बहुत दुख हुआ, बिना दोस्ती का मजा किसके साथ करोगे? दीवार से बोलोगे या मोबाइल से? अरे मेरे दोस्तों, दोस्त तो चाहिए। पूंजीवाद में कोई दोस्त ही नहीं, हर आदमी प्रतिस्पर्धी है पूंजीवाद में। हर आदमी कॉम्पिटिटर है। हर आदमी सोच रहा है कि ये उतरे तो मैं चढ़ूं, पैर पकड़ के लटका हुआ है। इसे आपका पार्टनर भी सोच रहा है कि आप पीटी में फेल हो जाओ। वो बाहर से दिखने का मामला है। कई बार तो पूंजीवाद कारण बच्चे करते हैं, अपने कुछ पढ़ रहे हैं, पार्टनर कुछ बता दे रहे हैं कि ये किताब पढ़ लेना। वो कभी पढ़ा नहीं है। उनको पता है भाई सीट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, कुछ ही लोगों को पास होना है, तो सबको पास कराएंगे, अपने पास होंगे। लेकिन साम्यवाद क्या है? नो कंपटीशन, नो कंपटीशन, नो प्रतिस्पर्धा, क्योंकि हम साथ साथ। आदिम साम्यवाद ऐसा। ये अवस्था कितनी रोमांटिक है मेरे बच्चों। यहाँ खुश हो या अकेले रह के खुश रहोगे? लेकिन उसके बाद क्या आएगा? दास युग आ जाएगा। यहीं से लफड़ा होना शुरू हुआ, यहीं से विभाजन होना शुरू हुआ। मार्क्स तो हम अलग से ही पढ़ेंगे, लेकिन यहीं से विभाजन होना शुरू हुआ। जो समाज में शांति थी, सुख थी, खत्म हो गया। क्लास डिवाइड हो गया। किसी ने कहा मैं बड़ा विद्वान आदमी हूँ, किसी को कहा कि तुम मूर्ख हो इसलिए मेरी तुम सेवा करो, तो क्या हो गया? स्लेव। मानव को ही पशु की तरह दरबार बना के रख लिया गया। और उसके बाद फिर सामंत का उदय हो गया। इसके बाद फिर क्या होगा? पूंजीवाद आ गया। और पूंजीवाद को तोड़कर क्या बनेगा? ये मार्क्स इतिहास की व्याख्या है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग उसी बात करें, पूंजीवाद को तोड़ देना है, पूंजीवाद को नेस्त नाबूद कर देना है, पूंजीवाद को खत्म कर देना है। और रोस्टर से पूछा गया महोदय, महोदय ऐसा ही आपका सिस्टम चलेगा? मैं कहा, बेकार की बात क्यों करते हो यार, पूंजीवाद चलेगा। अब देखिए यही गड़बड़ा गया मामला। और रोस्टर ने कहा भाई देखो, रोस्टर से पूछा गया एशिया अफ्रीका के देश क्या होगा? उनका पूरी दुनिया में एक ही मॉडल चलेगा जिसका नाम क्या है? पूंजीवाद। और रोस्टो ने कैसे बताया कि समाज का विकास कैसे होगा? पहले उसने क्या कहा रोस्टो ने?
रोस्टो ने समाज के विकास का चरण क्या बताया? परंपरागत समाज। आपने पढ़ा है? क्या उसकी स्टेज है? ट्रेडिशनल सोसाइटी। किसी को याद है क्या है दूसरा? प्री कंडीशन फॉर, आपके नोट्स में लिखा गया ये सब चीजें हैं। प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, और फिर टेक ऑफ, क्योंकि ये विमान की उपमा दी गई है, एरोप्लेन की। आप इनको देवनागरी लिपि में लिख सकते हो, या फिर इंग्लिश में ग्राफ बना के लिख सकते हो। टेक ऑफ, उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? ड्राइव टुवर्ड्स मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता का समाज, जहाँ पे परिपक्व समाज होगा। ड्राइव टुवर्ड्स मैच्योरिटी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एज ऑफ हाई कंजम्पशन, परिपक्व समाज, एज ऑफ हाई कंजम्पशन, उच्च उपभोग की अवस्था। उसके बाद भी कुछ है? उसके बाद में भी जोड़ दिया गया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुणवत्ता का जीवन। यहां पे अब जरा सोच के देखिए, जो जो बात रोस्टो ने कही है, रोस्टो का क्या तर्क है कि समाज इस तरीके से आगे बढ़ता है। रोस्टो का मानना है कि समाज के बढ़ने का तरीका क्या है। तो समाज में रोस्टो से पूछा गया, भाई ये बताओ, समाज के विकास का ये तरीका क्या दुनिया में हर जगह लागू होगा? रोस्टो ने कहा हर जगह लागू होगा। तो सवाल है, रोस्टो से पूछा गया, एरोप्लेन की उपमा दी है, शब्द भी आप देखेंगे। एरोप्लेन की उपमा देकर उन्होंने समझाया है कि परंपरागत, अब यही आप जानते हो, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो हर चीज शाब्दिक रूप के बजाय मेटाफॉर के रूप में बात करते हैं, उपमाओं का प्रयोग करते हैं। यानी बात उनको सिंपल सी बतानी थी कि हर परंपरागत समाज आधुनिक बनेगा। मैं फिर बात रिपीट कर रहा हूँ, उनका सिंपल सा मतलब क्या था? जो कृषि आधारित समाज है वो पूंजीवादी बनेगा। इसका सीधा मतलब क्या है? अगर कृषि आधारित समाज पूंजीवादी बनेगा तो इसका सीधा मतलब क्या है? जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका आज इंडस्ट्रियलाइज हुए हैं, यूरोप और अमेरिका हमेशा से औद्योगिक थे या धीरे धीरे औद्योगिक हो गए? और जब अमेरिका और यूरोप धीरे धीरे औद्योगिक हुए, एशिया अफ्रीका में भी यही प्रवृत्ति आएगी। एशिया अफ्रीका भी इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन थोड़ा क्रम होता है। तो एशिया अफ्रीका के देशों ने कहा, भाई ये बताओ हम कैसे आगे बढ़ जाएंगे, पैसा तो है ही नहीं हमारे पास, तकनीक नहीं है, पैसा नहीं है, हमारी सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज कैसे हो जाएगी? उनका, अरे भाई ये स्वाभाविक गति है समाज का, स्वाभाविक गति है, ऐसे ही विकास होता है। अगर पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप हमसे टेक्नोलॉजी, विकसित देशों से टेक्नोलॉजी ले लो, पैसा ले लो। अगर रोस्टो की इस मान्यता को देखा जाए, सिंगापुर का राइज होना, दक्षिण कोरिया का राइज होना, चाइना का राइज होना, इस बात का प्रमाण है। यानी धीरे धीरे औद्योगिकरण ऐसे देशों में बढ़ गया जो पहले औद्योगिक नहीं थे। तो रोस्टो की बात तो ठीक ही बात हो रही है। और दूसरी बात है, मार्क्स ने कहा था पूंजीवाद का विध्वंस होगा, कहीं हुआ? मार्क्स ने कहा था पूंजीवाद का विध्वंस होगा, पूंजीवाद का विध्वंस तो कहीं नहीं हुआ। इसे आप याद रखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रोस्टो ने मार्क्सवादी पॉलिटिकल इकोनॉमी का बड़ा स्ट्रांग अपोजिशन रखा। अब अगर एक शब्दों को हम बता दें तो देखिए, परंपरागत समाज का पहला स्टेज क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटी। अब ट्रेडिशनल सोसाइटी अचानक मॉडर्न में तो नहीं बन जाएगी। जैसे जहाज उड़ने से पहले रनवे, अपना रनवे पे दौड़ता है, वो क्या दौड़ेगा तब टेक ऑफ करेगा या अचानक टेक ऑफ कर लेगा? हेलीकॉप्टर तो है नहीं, तो उन्हें एरोप्लेन की उपमा दी, हेलीकॉप्टर तो अचानक टेक ऑफ कर लेता है। इसका मतलब है परंपरागत समाज आधुनिक समाज में बदलेगा, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक लंबी दूर लेनी पड़ेगी, और फिर वो उड़ जाएगा। फिर जब उड़ जाएगा, इसका मतलब है पहले बाकायदा रनवे पर आएगा, लाइन लेंथ लेगा, और जैसे टेक ऑफ करेगा, जैसे जैसे समाज जब परंपरागत से आधुनिक की तरफ आता है, तो समाज में
संक्रमण होते हैं, संघर्ष होते हैं, जैसे एयर में टर्बुलेंस होता है। जब तक एयरक्राफ्ट पर्याप्त ऊंचाई प्राप्त नहीं करता तब तक उसमें बड़ी हिचको ले आते हैं। ऐसे ही जब ऐसा नहीं कि परंपरागत से आधुनिक समाज के बीच इतनी आसानी से ट्रांजिशन हो जाता है, आप उसके खुद एग्जाम्पल हैं। आप शायद उन अंतिम पीढ़ी के लोग हैं जो गांव से शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। आने वाले समय में सीन नहीं दिखेगा, ज्यादातर आबादी शहरों में ही रहेगी। याद रखो, आप उस अंतिम पीढ़ी के लोग हैं जो संघर्ष देख रहे हैं। आप उसके गवाह हैं कि परंपरागत समाज आधुनिक समाज में कैसे बदलता है। तो आपके अंदर कोलाहल होता है कि नहीं कोलाहल होता है। समाज की मान्यताएं कुछ अलग है, आधुनिकता की मान्यताएं अलग हैं, हर समाज में होता है। उसके बाद क्या है, जब पूरा एयरक्राफ्ट पर्याप्त ऊंचाई प्राप्त कर लेता है तब क्या होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो परिपक्व समाज क्या है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, वो बिल्कुल, इसका मतलब क्या है, अब एक तरीके से मेच्योरिटी प्राप्त कर लिया है। अब वहाँ कोलाहल, उलझन नहीं बची, परंपरा, आधुनिकता, संघर्ष नहीं बचा। अब क्या हो गया, मेच्योरिटी प्राप्त हो गई है। उसके बाद उसके बाद खाना पीना। भाई परंपरागत समाज आधुनिक समाज में क्या फर्क है। परंपरागत समाज में पता चला एक बटर ला रहे हैं, एक हफ्ते उसी में काट 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 के निकाल रहे हैं। संसाधन कम है, कंजम्पशन है, हाई कंजम्पशन नहीं है। कंजम्पशन तो है, हाई कंजम्पशन है ही नहीं है। हाई कंजम्पशन क्यों नहीं है, संसाधन कम है। यूरोप अमेरिका में हाई कंजम्पशन है, यानी पता चला एक ब्रेड लाए तो तुरंत ही खा गए। और यहाँ तो हमारे दाल भात चोखा धंधना के मिलाकर खाया। और कभी कभी अगर बीमार उमार हो, डॉक्टर बोलेगा आप सेब खरीद लो, मर जाओगे, तब कहते हैं हाँ भाई खरीद के खा ही लेते हैं। मतलब हम फ्रूट्स बीमारी में खरीदते हैं, भाई क्या करें। इसका मतलब ये एज ऑफ लो कंजम्पशन है। परंपरागत समाज में क्या होता है, एज ऑफ लो कंजम्पशन। और आधुनिक समाज में क्या होता है, एज ऑफ हाई कंजम्पशन। इसलिए यूरोप और अमेरिका में आप देखो, लोग खा पी के सब 5 बार खाते हैं, हाई क्वालिटी चीज खाते हैं। हम पेट भरने के लिए खाते हैं, वो क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, ये सब देखते हैं। हमने कहा भाई जो न्यूट्रिशन, अब रोटी है तो उसमें क्या न्यूट्रिशन प्रोटीन देखे। अब दाल भात चोखा में जो प्रोटीन प्रोटीन मिलना होगा मिल जाएगा, उसके अलावा क्या हम देखें। एज ऑफ हाई कंजम्पशन। इसे कई बार एशिया अफ्रीका का आदमी यूरोप जाता है, तो आप जानते हो कई बार पैसा इसलिए बचा लेता है कि कंजम्पशन उसकी उसके दाल चावल चोखा खाने की तो पहले से आदत रही है। और वहां खाने पे इतना खर्च करोगे तो पैसा बच ही नहीं पाएगा। यूरोपी खाते पीते खूब है, क्योंकि अपने अलावा उनका कोई है ही नहीं है। यहाँ तो हमें ध्यान देना है कि मेरे नाती का क्या होगा। भाई हमारा समाज अलग किस्म का है। और जब खूब खा पी लेंगे तो नींद आ जाएगी। जब खूब खा पी लेंगे, हाई कंजम्पशन आ जाएगा, तब आप डिस्को में जाओगे, हुक्का पियोगे। उसके बाद सोचोगे इसीलिए जीवन हुआ था, खाने पीने के लिए हुआ था। ये तो मुर्गी मुर्गे भी खाते हैं, मैं उससे अलग कैसे हूँ। तब आप में शांति, अध्यात्म वाला विचार आने लगेगा, पर्यावरण का विचार आने लगेगा। यही जीवन की फिलॉसफी है, ऐसे ही जीवन बढ़ता है। आपके लिए क्या है, रोजगार या पर्यावरण। आपके लिए जीवन गुणवत्ता का भी मतलब नहीं है। अरे पानी गंदा मिल रहा है मिले, हवा गंदा मिल रहा है मिले, लेकिन आशा मिलनी चाहिए। एम्बिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हवा या पानी। 4 दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन मिलना क्या चाहिए। तो हमारा समाज अभी इस स्टेज में है। यही समाज का प्रावधान है, यही दुनिया में हर जगह आएगा। और रोस्टो ने कहा कि मार्क्स का चिंतन बिल्कुल ही बेकार का चिंतन है। अब ये इसलिए आप देखोगे पॉलिटिकल इकोनॉमी के दो आइडिया में भिड़ंत होने लगी। पॉलिटिकल इकोनॉमी के दो आइडिया आपस में लड़ने लगे। लेकिन और ये जद्दोजहद आगे तक चलती है कुछ। अब आप देखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बाद वाली कंडीशन कैसे आगे बढ़ी। अब सवाल ये है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखोगे कुछ घटनाएं हुई। और घटना ये थी, 1964 में अंकटाड की रिपोर्ट आई, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन
ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड की रिपोर्ट आई। यही यही पूंजीवादी कहता है कि अपना हित हम सबसे पहले रखते हैं, समुदाय का हित नहीं। तो अब समुदाय के हित को रखना हो, जिसको ठंडी लगती है अपना स्थान चेंज कर सकता है, बजाय एसी चेंज करने के। ये भी तो ऑप्शन हमारे पास रहता है। तो मेरे बच्चों, अंकटाड देखो, अब घटना देखने की जरूरत है। 1964 में अंकटाड की रिपोर्ट आई। रोस्टो का सिद्धांत अलग था, मार्क्सवादियों का सिद्धांत अलग था। अंकटाड की इस रिपोर्ट में कही ये बात गई कि दुनिया में अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील देश घाटे में जा रहे हैं। बात ध्यान से देखने की है। जब विकासशील देश उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से आज़ाद हो गए, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से आज़ाद होने के बाद विकासशील देशों को लगा कि अब तो हम धनाधन आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे विकास केंद्र में बन जाएंगे, दुनिया जीत लेंगे। उनको ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। क्योंकि भाई हमने सोचा था, नेहरू जी ने सोचा था दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली पेरिस नहीं बन पाई। इसीलिए अब इनको थोड़ा सा रोस्टो की बातों में अविश्वास होने लगा। और इन्होंने कहा था, भाई रोस्टो ने कहा था जहाज उड़ जाएगा, अमेरिका लंदन में हो सकता है जहाज उड़ गया हो, यहाँ तो जहाज क्रैश कर रहा था अहमदाबाद में, जहाज उड़ ही नहीं पा रहा था, पहिए पंचर हो जा रहा था उसका। इसे मार्क्सवादी फिर हावी होने लगे और मामला या विकासशील देशों ने सोचा था भाई पैसा ले लें, टेक्नोलॉजी ले लें, वित्त ले लें और अपना विकास कर लेंगे। हुआ ये, टेक्नोलॉजी पैसा ले लिया, उधार के बोझ से दब गए। पहला निर्यात इनका हो नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात देखी गई, जो विकासशील विकसित देशों के बीच में एक संरचनात्मक समस्या आ गई। और संरचनात्मक समस्या ये थी कि विकासशील देश जो निर्यात करते थे, उनसे उनकी स्थिति कभी बेहतर होने के चांसेस थे ही नहीं। आज भी आप देखेंगे, देखिए दुनिया में वार हो रहा है। अब वार में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, तो अलग मुद्दा हो गया, मानवाधिकार का मुद्दा हो गया। सबसे फायदा तो स्वाभाविक रूप में उनका है जो हथियार बेच रहे हैं। जरा सोच के देखो, जितने विकासशील देश हैं आज भी अच्छे फाइटर जेट नहीं बना पाते। जितने भी हम जहाज में बैठते हैं सब अमेरिकन से, बोइंग है, एयरबस है, सब अमेरिकन तो है। भारत जैसा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी। ब्राजील जैसे, ब्राजील चाइना चुनिंदा विकासशील देशों में है जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं। फाइटर जेट तो आप छोड़ दो। और हमने अभी कोशिश किया है तेजस बनाने का, एक लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का प्रयास किया है। उसका भी इंजन विदेश से मंगाया है, इंजन नहीं बना पाए, ढांचा जुगाड़ से ठोंक पीट के बना लिया। इसे अब देखो, हमारे मेक इंडिया किया जा रहा है। यानी बच्चों, लफड़ा ये है, हम बेचते क्या है, चाय, कहवा, कोको, केला। अब बताओ, आज तक केला बेचने वाला किसी अमीर आदमी को आपने देखा हो तो मेरे सामने लाना। अब बताओ, हम कितने साल चाय बेचेंगे? और फ्रांस बेच रहा है राफेल, कितने साल चाय बेचेंगे, राफेल कीमत पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चों, समस्या ये है, विकासशील देश नहीं, इनका एयरक्राफ्ट नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ रोस्टो ने गलती कर दी। और रोस्टो ने ये नहीं देखा कि विकासशील देश और विकसित देशों के बीच में एक संरचनात्मक समस्या है। और संरचनात्मक समस्या है व्यापार को लेकर, व्यापार में। और व्यापार में वो समस्या है, जैसे अब पता है गांव का आदमी अमीर क्यों नहीं बन पाता, वो दूध बेच देता है। और शहर में जब वही दूध आएगा तो उसी का मावा बन जाएगा, मिठाई बन जाएगी, पता चला उसकी हजार हजार। और गांव का दूध बिक गया 100 रुपए किलो में, मिठाई कितने में बिकी, 1000 रुपए किलो में। अमीर कौन हुआ? गांव के आदमी ने क्या बेचा? आलू, टमाटो, पोटैटो, ये बेचा। आलू जब सस्ता 10 रुपए किलो, और जब शहर में आए बिंगो चिप्स बन गया, कौन अमीर हुआ? इसलिए इसी बात को उठा दिया लैटिन अमेरिकी विचारकों ने, आंद्रे गुंडर फ्रैंक। इसी मान्यता को लैटिन अमेरिकी विचारकों में गुंडर फ्रैंक, सामिर अमीन,
गुंडर फ्रैंक और सामी रेमन जैसे लोगों ने आगे बढ़ा दिया। और इन लोगों ने कहा कि भाई देखो रोस्टो की मान्यताएं गलत हैं। यानी कुल मिलाया कि फिर से मार्क्सवाद को आगे बढ़ाना चाहते थे। और ये जो अंकटाड की रिपोर्ट थी वो लैटिन अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिकी देशों को लैटिन अमेरिका कहते हैं क्योंकि वहाँ भाषा क्या है, लैटिन। तो लैटिन अमेरिका में राउल प्रेबिश, इन्हें ये बात बहुत पहले ही कह दी थी कि भाई देखो जब तक हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, अर्बनाइजेशन नहीं होगा, हमारा आगे विकास हो ही नहीं सकता। और हमारे पास एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस है जो मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए मार्क्सवादियों ने कहा रोस्टो की बात बेकार है। और मामला ये है कि दुनिया दो भाग में बटी हुई है। एक दुनिया क्या है, शहर जैसा, तो शहर को क्या कहेंगे, कोर। दूसरा क्या है, पेरीफेरी जैसा, इसको आप क्या कहेंगे, परिधि। ये क्या है, कोर। इसको कह लीजिए मेट्रो, ये है सेटेलाइट। इसको मेट्रो कह लीजिए, सेटेलाइट कह लीजिए। यानी दुनिया कोर और पेरीफेरी में बटी हुई है। और कोर क्या निर्यात करते हैं, विनिर्मित वस्तुएं, राफेल, कंप्यूटर। और विकासशील देश क्या निर्यात करते हैं, चाय, कोको, कहवा, कॉफी। तो हमेशा व्यापार असंतुलन किसके पक्ष में होगा, विकासशील देशों के पक्ष में। अब हमेशा ट्रेड में घाटे में विकासशील देश रहेंगे। इसका मतलब ये आयात कम करेंगे, निर्यात ज्यादा करेंगे। और रोस्टो कह रहे हैं कि बाजारवादी इकोनॉमी अपना लो, फ्री कंपटीशन अपना लो, आगे बढ़ जाओगे। ये आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये शोषण का नया तरीका है। ये फुद्दू बना रहे हैं सब, शोषणवादी व्यवस्था को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब है। और इनसे पूछा गया कि भाई देखो रोस्टो ने कहा था कि जो जितने कोर के देश हैं वो भी धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। तो इनसे पूछा गया कि भाई ये बताओ, रोस्टो ने सही कहा था, अमेरिका यूरोप पहले से इंडस्ट्रियलाइज थोड़े थे, पहले तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज हुए। तो इसका जवाब दिया डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट ने। उनका देखिए अमेरिका यूरोप उपनिवेशवाद के अंतर्गत कभी थोड़ी थे, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ गए। हमारे अंदर उपनिवेशवादी व्यवस्था थी, हम तो उपनिवेशवाद से पीड़ित हैं, पहले से उपनिवेशवाद से पीड़ित थे। इस वजह से हम और टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिपेंडेंसी थियरिस्ट ने कहा देखिए दो प्रकार के देश हैं, इस बात को अंतर आप समझ लीजिए। एक है अनडेवलप्ड कंट्रीज, एक थे जो पहले पिछड़े थे, अनडेवलप्ड थे। अनडेवलप का मतलब है पिछड़े। दूसरे देश थे अंडर डेवलप। जो जो अंडर डेवलप देश थे वो कौन से हैं, जो उपनिवेशवाद से पीड़ित थे। वो कौन थे, अंडर डेवलप। जो उपनिवेशवाद से पीड़ित थे वो अंडर डेवलप थे। इसीलिए यूरोपीय देश की श्रेणी में आते थे। पहले यूरोपीय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश थे, इसलिए पहले यूरोप भी पिछड़ा था, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन यूरोप कभी अंडर डेवलप नहीं था। अंडर डेवलप कौन था, एशिया और अफ्रीका। क्यों एशिया अफ्रीका अंडर डेवलप था, क्योंकि उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से पीड़ित थे। ये उपनिवेशवाद से पीड़ित थे, साम्राज्यवाद से पीड़ित थे। और तब इनसे पूछा गया भाई ये बताओ अब तो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद समाप्त हो गया है, अब क्या। उन्होंने कहा भाई उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद समाप्त हो गया है, लेकिन संरचना तो दुनिया की शोषणकारी बनी हुई है। यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड जैसे कहा गया, व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड। आप याद रखो आज भी आपने देखा कच्चे तेल की कीमत हमेशा फ्लक्चुएट करती है। कच्चा तेल बढ़ गया, घट गया, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनकी कीमतें हमेशा फ्लक्चुएट करती हैं, ज़्यादा होगा कम होगा। विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें कभी घटती नहीं। एक पे एक फ्री दे देगा पूंजीवादी, लेकिन वो घटाएगा कीमत नहीं। इसलिए दुनिया में विषमता है, शोषण है, और ये शोषण आज भी बना हुआ है। इस वजह से ये उम्मीद करना कि एशिया अफ्रीका के देश टेक ऑफ कर जाएंगे नहीं होगा। तो सवाल है फिर यहाँ पे मार्क्सिस्ट, ऐसा लगता है कि मार्क्सवादी
पॉलिटिकल इकोनॉमी हावी हो गई। पराश्रिततावादी कौन थे? मार्क्सवादी। डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट कौन थे? मार्क्सवादी। लैटिन अमेरिका से आए और इन्होंने ये बात बिल्कुल बता दी कि जो रोस्टो की मान्यता थी ये गलत थी। अब फिर विवाद खड़ा हो गया। इसलिए खंडन मंडन हमेशा चल रहा है। इसका सीधा मतलब है डिपेंडेंसी नाम से देखता है। पराश्रितता, कौन पराश्रित है? कौन पराश्रित है? एशिया अफ्रीका। किस पर पराश्रित है? तो जो पराश्रित है वो आजाद कैसे हो सकता है? तो अगर ध्यान से देखें, पराश्रित कौन पराश्रित है? धीरे से आप लोग बोल रहे हैं। क्यों पराश्रित है? यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड के प्रतिकूल होने के कारण। पहले तो उपनिवेशवाद था, अब तो नहीं है। यानी व्यापार की शर्त प्रतिकूल होने के कारण, इसलिए पराश्रित है। तीसरा, पराश्रितता ना हो, कोई उपाय बताएंगे कि पराश्रितता खत्म हो जाए? कोई ऑप्शन आप बताएंगे? पूंजीवाद का विनाश, ये मार्क्सवादियों का एक ऑप्शन है। जबकि रॉल प्रेबिस मार्क्सवादी नहीं थे, उनसे पूछा गया था कि पराश्रितता हटाने कोई तरीका बताओगे। उन्होंने कहा भाई हम भी इंडस्ट्रियलाइज हो जाए, हम भी विनिर्मित वस्तु बेचे, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं मार्क्सवाद और पूंजीवाद, इनके बीच दोस्ती होती नहीं। मार्क्सवादी पूंजीवाद में रिफॉर्म के बजाय क्या करते हैं? विनाश। पूंजीवाद का विनाश करो, पूंजीवाद खात्मा करो। और याद रखिए, डिपेंडेंसी थियरिस्ट ने विकासशील देशों को फिर एक नया जोश दे दिया। फिर वही बात, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जस्टिस की मांग होने लगी। उन्होंने कहा कि नए तरीके से उपनिवेशवाद आ गया है, नया साम्राज्यवाद आ गया है। फिर मामला आगे बढ़ गया, फिर दुनिया बड़ा कोलाहल आ गया। लेकिन इसका मतलब है डिपेंडेंसी थ्योरी का निष्कर्ष निकाल लिया जाए तो दुनिया में बराबरी नहीं है पहला, दुनिया में विषमता पहला है। दूसरा, विषमता शर्त होने, विषमता क्यों है? उपनिवेशवाद कारण है ये। आज भी उसका नया स्वरूप बना हुआ है। इनका निष्कर्ष ये है, और इनका निष्कर्ष ये है, इसका मतलब एशिया अफ्रीका का कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। बात स्पष्ट है? इस अगर इनके पूरे सारांश को देखा जाए, डिपेंडेंसी थ्योरी को, एशिया अफ्रीका का कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। और बस शर्त यह है, पूंजीवाद खत्म हो जाए, आगे बढ़ जाएगा। अब पूंजीवाद खत्म कैसे होगा, ये उपाय बता नहीं पा रहे हैं। यहां तक तो बात स्पष्ट है। लेकिन अब मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा, डिपेंडेंसी थ्री की बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? अनडेवलप अंडर डेवलप के बीच का अंतर स्पष्ट हुआ। अनडेवलप का मतलब है दुनिया में सब पहले क्या थे? पिछड़े थे। लेकिन सब उपनिवेशवाद से शोषित नहीं थे। मैं फिर बता रहा हूं इस बात को। अनडेवलप का मतलब क्या है? भाई पिछड़े सब थे, लेकिन सब उपनिवेशवाद से शोषित नहीं थे। लेकिन एशिया अफ्रीका के देश अनडेवलप नहीं थे, वे पिछड़े थे ही, लेकिन उपनिवेशवादी व्यवस्था से शोषित थे। इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? अंडर डेवलप। तो विमान किसका टेक ऑफ किया? अनडेवलप वाले का या अंडर डेवलप वाले का? अनडेवलप का। अंडर डेवलप का नहीं है। तो अंडर डेवलप का टेक ऑफ कर कब कर पाएगा? जब पूंजीवाद का विनाश हो जाए। जब पूंजीवाद का विनाश हो जाए, ये इनकी मान्यता आ गई। अब मार्क्सवादियों को नया जोश मिल गया। यहां तो कुछ पूछना आप बताइए। अब आप भी आपत्ति आप कर सकती है। कई लोग इस बात पर आपत्ति करते हैं, और आपत्ति उससे ही बड़ी है। आगे आगे जो बता दे। अब इन्होंने मान्यता दे दिया और एकदम हंगामा दुनिया मच गया हुआ, दुनिया में क्रांति होगी, नारा दिया जाने लगा। लेकिन अचानक मामला फिर शिफ्ट हुआ। अचानक मामला शिफ्ट कैसे हुआ? मामला शिफ्ट ऐसे हुआ, ये कह रहे थे विकासशील देश आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक नव औद्योगिक देश, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, तब तक नव औद्योगिक देश, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में कौन? सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान,
सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। अब हांगकांग चीन का पार्ट बन गया, लेकिन उस समय हांगकांग अलग था तो उसको भी शामिल कर लिया जाता था। ये मेन ये थे। उसके बाद तो उसमें मलेशिया वगैरह सब शामिल होने लगे। इनका राइज होना दुनिया में चौंकाने वाला था। क्यों न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कहे गए? इसके पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ था? अमेरिका में, यूरोप में पहली बार। हाँ, जापान स्वाभाविक रूप में इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था। जापान एशिया का पहला देश था जो यूरोपीय मॉडल पर बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइज हुआ था। तो जापान को इंडस्ट्रियलाइज तो 70s में ही हो गया था, लेकिन उसके बाद इन सब का इंडस्ट्रियलाइज होना, जो एक जमाने में उपनिवेशवादी व्यवस्था से पीड़ित थे, और ये केवल न्यूली न्यूली इंडस्ट्रियलाइज नहीं थे, बल्कि इनको क्या कहा गया? एशियाई टाइगर। टाइगर इसलिए कहा गया यानी क्योंकि इनकी आर्थिक विकास की दर थी 16%, 17%। यानी आर्थिक विकास की दर 20%, जैसे टाइगर की छलांग होती है। ये एशियाई टाइगर कहलाए, यानी आर्थिक विकास की गति एक्सटेम्पोर थी, लगातार थी। और स्वाभाविक रूप में इन्होंने आर्थिक विकास के मामले में तो ऐसी प्रगति की है कि आज की डेट में सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम लंदन के बराबर है। अब बताइए, दक्षिण कोरिया इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, 5 करोड़ की आबादी का देश, ऐसा देश जो चीन को व्यापार घाटे में रखता है। और उसके बाद तो आप कहानी देख ही रहे, चाइना इतना तेजी से आगे बढ़ा। भाई चाइना पहले उपनिवेशवाद के अंतर्गत था या नहीं था? जब से चाइना आगे बढ़ गया, ब्राजील उधर आगे से बढ़ा, दक्षिण अफ्रीका। अब जब हम आईआर में पढ़ते हैं, ब्रिक्स की कहानी आती है। यानी न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जो रास्ता खोला था, उस चक्कर में तो बड़े सारे देश सब आगे बढ़ गए। अब बताइए, डिपेंडेंसी थियरी कहाँ तक सच रही है? रोस्टो की बातें सच दिख रही हैं? डिपेंडेंसी यहाँ तो यहाँ न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का आना पूरे डिपेंडेंसी थ्योरी पर सवाल है। डिपेंडेंसी थ्योरी ने क्या कह दिया था? जो पिछड़ा है पिछड़ा रहेगा, जो आगे है वही आगे बढ़ेगा। और एशिया अफ्रीका के देश आगे बढ़ जाएं, गुदड़ी के लाल कहाँ आगे बढ़ पाएंगे? लेकिन पता चला गुदड़ी के लाल ने क्या कर दिया? छप्पड़ फाड़ दिया। और जो गुदड़ी के लाल ने छप्पड़ फाड़ दिया तो दुनिया में बड़ा हंगामा हुआ। अब सवाल है, इसलिए डिपेंडेंसी थियरिस्ट पे सवाल खड़ा हो गया। डिपेंडेंसी थियरिस्ट ने कहा ये सब बातें बेकार है, ये सब मामला ही ठीक नहीं है। अच्छा, डिपेंडेंसी थ्रिस्ट अपने आप को बचाने में बड़े मुश्किल में थे। इसलिए अब बताइए, इन न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज आ गया, ब्रिक्स आ गया, चाइना आ गया। इसलिए आप देखोगे 1990 के बाद उदारवादी पॉलिटिकल इकोनॉमी नियो लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में आ गई। पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। और आज की डेट में देखोगे दुनिया में धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रवृत्ति बढ़ी रही है। इंडिया जैसा देश, जरा सोच के देखिए, 10-20 साल में तो इंडिया का टारगेट है कि भाई हम दुनिया के टॉप कंट्रीज में आएगा। और जिस गति से बात चल रही है वो तो संभव है। अब बताइए, इसलिए आप देखेंगे, अगर आप पूंजीवादी इकोनॉमी से पूछेंगे, कहेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी सब बेकार है। उनका लॉजिक अलग है। उनका कहना है, गिलपिन जैसे अर्थशास्त्री मानते हैं, मतलब डिपेंडेंसी थ्योरी बेकार की बात करते हैं। पूंजीवाद बाजारवाद का नियम है, उत्पादन वहां होगा जहां श्रम सस्ता है। इसलिए अगर जापान अपनी कार का उत्पादन करेगा, कार महंगी होगी। इसे जापान के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? वो कार का उत्पादन कहाँ शिफ्ट कर दे? इंडिया में। इसलिए अब देखो कि विकास होता क्यों है। जापान ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया साउथ ईस्ट एशिया में। इन देशों ने जैसे जैसे अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा दिया, आज की डेट में चाइना में कॉस्ट बढ़ गया। चाइना जैसे आगे बढ़ा, उसका कॉस्ट बढ़ गया। उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ शिफ्ट हो रहा है? ताइवान में। भारत भी उसमें लेने का प्रयास कर रहा है। इसे आप याद रखिएगा, जहाँ श्रम सस्ता होगा, जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा होंगे, जहाँ इसके लेबर ज़्यादा होगा, एक बाजारवादी इकोनॉमी कभी अपना केंद्र नहीं बनाती। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लोग कहते हैं, और इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है। आप देखते हैं, एक जमाना था इंडिया में 4 मेट्रो थे, आज छोटे छोटे शहर दंदना कर आगे बढ़े जा रहे हैं। क्योंकि अब 4 मेट्रो में रहना, बिजनेस करना बहुत महंगा हो गया है। इसे सेकेंड टीयर की सिटी, थर्ड टीयर की सिटी, अंदर भी आप देखिए बाहर भी यही हो रहा है। तब तो इस पे सवाल बहुत प्रभावी रूप में उठ गया। और उसके बाद हुआ क्या? 1991 में सोवियत संघ का बिग टर्न,
चीन ने बाजारवाद अपना लिया। इसलिए हकीकत की बात यह है कि मार्क्सवादी पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रभाव नीचे आ गया। 1991 में भाई जितने समाजवादी देश थे सब ध्वस्त हो गए, पूर्वी यूरोप ध्वस्त, सोवियत संघ ध्वस्त, चाइना बचा रह गया क्योंकि चाइना ने बाजारवादी मॉडल अपना लिया। इसलिए सच मानिए 91 के बाद मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी का आकर्षण ही खत्म हो गया। और आज आप देख लीजिए आईआर में ही बात हम पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में बाजारवाद उदारवाद की धूम चल रही है। हर संगठन, हर क्षेत्र अपने आप में यूरोपियन यूनियन, आसियान, बिमस्टेक, सार्क, ऐसे ऐसे क्षेत्रीय संगठन बन रहे हैं और ये बिना बाजारवाद के बन नहीं सकते। मार्क्सवाद पे सवाल खड़ा हो गया। लेकिन हकीकत की बात यह भी है, कुछ लोग कहते हैं भाई देखो 91 के बाद हुआ क्या, कैपिटलिज्म और समाजवाद दोनों एक साथ जुड़ने लगे। चाइना ने जोड़ दिया, इंडिया में भी जुड़ा हुआ दिखता है। इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या है, आज भी राज्य बहुत सारा वेलफेयर पैसे पे पैसा खर्च ही कर रहा है, लेकिन बाजार भी साथ में चल रहा है। इसलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी का मामला ही शिफ्ट हो गया। इसलिए आप देखोगे 1991 के बाद यानी 1945 से 1991 के बीच में सारा पॉलिटिकल इकोनॉमी का डिबेट कहाँ था, पूंजीवाद बनाम समाजवाद। अब मामला शिफ्ट हो गया। अब 1991 के बाद पॉलिटिकल इकोनॉमी के डिबेट में बड़े सारे ऑल्टरनेटिव मामले आ गए। किसका, जैसे आमर सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच, मामला गया अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच। अमर्त्य सेन ने भी इस बात को आगे बढ़ाया। एक विचार और मार्था नुसबैम, यहीं से मामला ह्यूमन डेवलपमेंट का आ गया। क्षमतावादी अप्रोच कह लो या ह्यूमन डेवलपमेंट, लगभग बात एक ही है। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी के डायमेंशन ही चेंज हो गए। इसलिए अब आप देखोगे पॉलिटिकल इकोनॉमी का टॉपिक इतना लंबा हो जाता है कि कई बार अकेले आ जाए तो लिखने में पसीने छूट जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कहीं ग्राफिकल, कहीं पीछे वाला थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं। अब आमर सेन ने क्या बात बताई उसके पहले आने से, फिर ये उसके बाद क्या हुआ, क्षमता के बाद क्या गया, इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच, सतत विकास की धारणा। नारीवादी अलग लेकर आ गया अपना विचार, लेकिन जो विचार बड़ा हावी हुआ, इकोलॉजिकल जस्टिस, पर्यावरणीय न्याय, इन्वायरमेंटलिज्म। तो अब जो है पूरे पॉलिटिकल इकोनॉमी के डिबेट में इन्वायरमेंटलिज्म, इकोलॉजी, और अब देखो इसी को आईआर में विस्तार से पढ़ना पड़ता है हमें। इसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, पूरे सिलेबस का थोड़ा थोड़ा पार्ट छू के निकल जाता है। अब आप देखेंगे यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी का मामला ही आगे बढ़ गया, क्योंकि समाजवादी उदारवादी का मतलब क्या था, देखिए मामला भी क्या था। अगर हम कंपैरिजन करें, अब पॉलिटिकल इकोनॉमी का मामला आगे निकल गया। आमर सेन डेवलपमेंट अप्रोच, उसके बाद फिर इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच, और ख़ास तौर पे आप देखोगे, देखिए मामला ये था, उदारवाद बाजार यानी पूंजीवाद ने क्या कहा, उत्पादन, प्रतिस्पर्धा, कुशलता। लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया पर कैपिटा इनकम बढ़ने और जीडीपी बढ़ने से स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए, शिक्षा भी ठीक हो जाए, जरूरी नहीं है। एक नया ही विचार अमर सेन ने ला दिया। यानी पॉलिटिकल जो बात शायद लोग समझ ही नहीं पाए थे, अमर सेन जैसे लोगों ने कहा भाई आप तो कहते हो, मार्क्सवादी क्या कहते थे, पर कैपिटा इनकम बढ़ा दो, राज्य ने शिक्षा दे दिया है, राज्य ने स्वास्थ्य दे दिया है, सब कुछ मुफ्त में दे दिया है। सब कुछ मुफ्त में दे दिया है तो लोगों में क्षमता का विकास हुआ या नहीं हुआ। राज्य ने स्कूल तो खुलवा दिया, बच्चे वहां पढ़ने गए नहीं, स्कूल खुलवा दिया, बच्चे पढ़ने गए तो लिखना नहीं सीख पाए, तो ऐसे स्कूल का तो कोई फायदा नहीं हुआ। अल्टीमेट रिजल्ट तो आप देखिए, स्किल डेवलप हुआ या नहीं हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। और खास बात है, इसलिए मार्क्सवादियों के मुद्दे पे भी लोगों ने सवाल उठा दिया। जो मार्क्सवादी हमेशा भौतिक विकास, आर्थिक विकास, भौतिक विकास, और ये कहा गया सोवियत संघ में, पूर्वी यूरोप में, तो लोगों ने कहा कि भाई देखो आपने केवल पर कैपिटा इनकम बढ़ाई, यही बात पूंजीवादियों से पूछा गया।
और पूंजीवादियों ने क्या किया? पूंजीवादियों ने तो यही हल कर दिया, सारा विकास का मानक कहाँ बना दिया? भौतिक। हाईवे अच्छे बन गए, एयरपोर्ट अच्छे बन गए, तो आपने मान लिया कि देश बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन लोगों में कुपोषण की समस्या है। इसे आप भारत में भी देखोगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेकर यही तो भारत में भी अप्रोच है। आपकी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में लिखा गया पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो वहां भाई भारत का उदारीकरण आ जाएगा। तो भारत के उदारीकरण में कई बार आप देखोगे डेवलपमेंट के कई राज्यों के बीच में कंपैरिजन किया गया कि भाई डेवलपमेंट का आधार क्या माना जाए। कई जगह देखा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, सड़कें बड़ी अच्छी बन गई, हॉस्पिटल भी अच्छे बन गए, लेकिन लिटरेसी नीचे रही। लिटरेसी नीचे रही यानी सेक्स रेशियो नीचे है। इसलिए अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से देखें तो हरियाणा डेवलप है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में वो थोड़ा नीचे आ रहा है। केरला केरला को आप देखेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट मॉडल में केरला ऊपर आता है। कई स्टेट ऐसे हैं जहां इन्वेस्टमेंट खूब हो रहा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में वो नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब अब विकास के नए क्राइटेरिया है, केवल संपत्ति से नहीं, कैसे मापा जाएगा? और ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइटेरिया अगर आप लेंगे तो उस मामले में वेस्टर्न कंट्रीज रियल में डेवलप है, वहाँ वाकई ह्यूमन डेवलपमेंट का बड़ा जोर है। और ह्यूमन डेवलपमेंट पाकिस्तान के अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूबुल हक, तभी से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आने लगा। इधर आमर सेन थे, मार्था नुसबॉम थी, और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक, इनका प्रभाव है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के विचार को लेके आ गया। और पर्यावरण का मुद्दा तो वही है। पर्यावरण का मुद्दा क्या कहता है? नीदर लेफ्ट नॉट राइट, गो ग्रीन। ग्रीन पॉलिटिक्स, न तो लेफ्ट में और न ही राइट में। मामला क्या है? ग्रीन का। लेफ्ट का मतलब समाजवाद, राइट का मतलब पूंजीवाद। अरे चाहे समाजवाद आए पूंजीवाद आए, दोनों ने तो ऐसा संसाधनों का दोहन किया। संसाधनों का दोहन जो चाइना कर रहा है वही अमेरिका कर रहा है। हम मूल मुद्दे से भटक गए। और अगर पर्यावरण की रक्षा नहीं हो पाएगी तो स्वाभाविक रूप में न तो लेफ्ट बचेगा न राइट, मामला ही बदल गया। तो अब पॉलिटिकल इकोनॉमी का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। थोड़ी बात तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखेंगे, हमारे यहाँ एक बार सर्वे आया इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो सर्वे में ये कहा गया कि जितने बच्चों को हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई दी उसमें से 60% लोग नौकरी करने के लायक नहीं है। इसे सारे बच्चे यूपीएससी तैयारी करने आ गए। और बाकी बच्चों बीए वालों का ही बताओ, बीए वाले आसान से आसानी से काम कर रहे थे बेचारे। मजाक की बात नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात है। और स्किल डेवलपमेंट, इसका सीधा मतलब है हमें मिल गई स्कूटी, चलानी नहीं आती। और स्कूटी मिल भी गई चलानी आती है तो गांव वाले चलाने नहीं दे रहे क्योंकि लड़की है। तो कैपेबिलिटी अप्रोच बड़े सारे मानकों से तय होता है। क्षमता का विकास परिवेश भी तो है। कई समाजों में हो सकता है कोई स्कूटी मिल जाए, कार तो मिल गया, चलाना ही मना है, महिला को ड्राइविंग करना मना है। इसे क्षमता विकास के लिए आज़ादी चाहिए, क्षमता विकास के लिए डेमोक्रेसी चाहिए। केवल भौतिक विकास से ही मामला नहीं बनता। तो आमर सेन का अप्रोच हम पॉलिटिकल थ्योरी में ही पढ़ते हैं। और आप याद रखिएगा, कई बार ऐसा दिखता है जैसे राज्य क्या करता है, फ्री में चीज़ें देता है। तो आमर सेन ने कहा है कि राज्य का फ्री में चीज़ देने से कल्याण तो आपने कर दिया, उसका फर्क पड़ता नहीं। क्योंकि अगर संसाधन का वितरण से सबका कल्याण हो जाता, मान लीजिए अपने परिवार में दे दिया सबको 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए पुरुष को मिलेगा, महिला को नहीं मिलेगा, तो वहां संसाधन का विकास तो नहीं हो पाया। दूसरी बात है कल्चरल बैरियर है, बड़े सारे सांस्कृतिक। यानी आमर सेन ने कहा है कि क्षमता के विकास में केवल वस्तुओं का वितरण कर देना ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि हकीकत है कि क्या वाकई उससे क्षमता का विकास हुआ। अब स्कूल पढ़ा देना, ट्रेनिंग दे देना, यानी क्षमता का मतलब है कि व्यक्ति में कोई न कोई कार्य करने की कुशलता नहीं चाहिए, व्यक्ति कोई न कोई परफॉर्मेंस करने के योग्य होना चाहिए, तब तो हम देखेंगे वो क्षमतावान बन गया। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज में क्या होती है, स्कॉलरशिप मिलती है। ये फ्री में जो पैसा बांटा जा रहा है सबको, उससे कुल मिला के व्यक्ति डिपेंडेंट हुआ चला जाता है राज्य पर, समाज पर, अंतिम फायदा उसका नहीं हुआ। तो उसका कौशल विकास होना चाहिए, और कौशल विकास के तमाम डायमेंशन है। सिस्टम डेमोक्रेटिक होना चाहिए,
कौशल विकास में बाधाएं अलग अलग किस्म की हैं कि पहला अगर वस्तु को आपने बांट दिया तो आपने ये नहीं समझा कि उसमें कल्चरल बैरियर कौन कौन से हैं। आपने ये नहीं समझा कि समाज पितृसत्तात्मक है तो महिलाओं को सुविधाएं मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। हमने तो बांट बूंट के अपना काम खत्म कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा है कि क्षमतावादी अप्रोच अपनाया जाए। अच्छा अब बताइए, अब देखिए दिनों में कितना बड़ा फासला आ रहा है। इंडिया जीडीपी के हिसाब से दुनिया कौन सी बड़ी इकोनॉमी बन गया है? चौथी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा कौन सा स्थान है? देखिए अब ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए। 130। इसका मतलब इकोनॉमी में चौथे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। बात को एकदम सिंपलीफाई तरीके से कह दे तो किसी घर में जाइए आप, हो सकता है कि घर बड़ा शानदार बना हो, सोफे बहुत अच्छे हो, कार बड़ी हो, लेकिन व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो। पता चला कि महिला घूंघट में रह रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं है वहां पे। फिर ठीक है, जीडीपी और जीएनपी तो बहुत, पर कैपिटा इनकम खूब है, और व्यक्ति बीमार हो तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहां पे नहीं है। इसलिए नया आइडिया आ गया तो पूरा का पूरा उदारवादी मार्क्सवादी डिबेट से बात आगे शिफ्ट हो गई। ये तो मार्क्सवादी हर बात पे कहते हैं ये सब पूंजीवाद को ढकने का बहाना है, क्योंकि अमरसेन जैसे लोगों ने अंत मान ही लिया भाई देखो बाजारवादी व्यवस्था का विकल्प है नहीं। तो अब देखिए यही है पॉलिटिकल इकोनॉमी, यही है राजनीतिक अर्थशास्त्र। तो इस हिसाब से हम, लेकिन आप देखोगे अगर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स हिसाब से देखेंगे तो वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कर लिया, ये कंपैरिजन हो गया। हमने दुनिया के देशों के बीच कंपैरिजन देखा, एशिया अफ्रीका यूरोप, ये कंपैरिजन हो गया। लेकिन एक समस्या यहाँ पे भी आ रही है। अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में चाहे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी आप देखोगे, सोशियोलॉजी, और एक समस्या तो हर जगह आती है कि यूरोसेंट्रिज्म तो दिखता है, अगर कोई आलोचना न मिले तो वो बात आप लिख दो। लेकिन कई बार ऐसा दिखता है पॉलिटिकल इकोनॉमी में, इकोनॉमी सेंटर में है या पॉलिटिक्स सेंटर में? तो इकोनॉमी बार बार आ रही है भाई। पॉलिटिक्स में पावर की बात आती है, गवर्नमेंट की बात आती है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी में सेंटर पॉइंट क्या हो जाता है? इकोनॉमी। और हकीकत की बात यह है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का इतना विस्तार हो जाता है, याद रखिए किसी चीज को डिफाइन करने में दो समस्या आती है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी तब भी ठीक ठाक है कि मामला बन जाता है, यदि अगर वहां भी आप आलोचना करेंगे तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की भी मार्क्सवादी आलोचना करते हैं कि भाई सोशियोलॉजी में आप क्लास नहीं देख रहे हो, समाज तो क्लास में बटा हुआ, आप कल्चर की बात करते हो। आप कह रहे हो विकास हो रहा है, मैं कह रहा हूँ अल्प विकास हो रहा है, तो मार्क्सवादी अप्रोच तो ऐसा हमेशा लगा सकते हो। भाई मार्क्सवादी समाज जो क्लास में देखेंगे व्यक्तियों में, मार्क्सवादी समाज को क्लास बटा हुआ देखेंगे, तो ये झगड़ा तो हमेशा आ ही जाता है, इंडिविजुअल वर्सेस क्लास। लेकिन ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इकोनॉमी में भी तो यही मार्क्सवादी कहते हैं कि बार बार आप किस बात को जस्टिफाई करते हो? कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म। मार्क्सवादी कहते हैं अरे भाई ये पर्यावरण विकास, ये सब बेकार के चोचलेबाजी मत करो, बस पूंजीवाद को हटाओ। पूंजीवाद को हटाओगे सारी समस्या का समाधान वैसे ही हो जाएगा, लेकिन न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। यही मूल समस्या है। इसलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी का आलोचना आपको लिखना हो, जैसे मान ली कभी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का आलोचना लिखना हो, तो कई बार तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को लेकर ये झगड़ा होता है किसका बच्चा है। सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं हमारा बच्चा है, हम कहते हैं ना आपने गोद लिया है। मूल बच्चा किसका है? पॉलिटिक्स का। तो संयोग की बात है सोशियोलॉजी में भी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, यहाँ भी हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसलिए इन दोनों में आप देखोगे, दोनों में पॉलिटिक्स कम दिखती है, सोशियोलॉजी इकोनॉमी ज्यादा दिखती है। और ओवर आर्किंग है ना, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी तब भी ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी आपको ओवर आर्किंग नहीं हो गया, सब कुछ तो पॉलिटिकल इकोनॉमी में आ गया। जब सब कुछ आ गया तो क्या रखें क्या बाहर करें? तो सवाल यह है कि आदमी को बुलाने में तब समस्या आती है, पहला जब उसका कोई नाम ना हो, दूसरा दसियों नाम हो, कौन से नाम से बुलाया?